सो हे ये लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वीडियो कंटिन्यू करना। तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने जल्दी जो मेरा फेस है उसको क्यों रिवील कर दिया, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको वीडियो के एंड में जाकर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने एंड लाइक कर देना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस वाले एपिसोड में देखा था जो 11th फ्लोर का ट्रायल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे ही 11th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट होता है वहाँ पर बहुत सारी फाइटें होने लगती हैं। उसी बीच हमने हमारे युवन को उनके साथ फाइट करते हुए देखा था, बट जो हुन रहता है वो बीच में ही फाइट को छोड़ देता है एंड फाइटिंग ग्राउंड को ही छोड़ करके वहाँ पर से चला जाता है। जैसे वो वापस जाता है, जो एंजल रहती है वो हमारे युवन के सामने आ जाती है उससे नेक्स्ट फाइट करने के लिए। एंड जैसे ही एंजल और युवन का फाइट चालू होता है, युवन अपनी डिवाइन फ्लेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है एंड उसका एक मॉन्स्टर बना देता है। तो हम स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही युवन अपनी डिवाइन फ्लेम का एक मॉन्स्टर बनाता है, उसे देखने के बाद जो एंजल की टीम के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं एंड कहने लगते हैं कि आखिर में ये डीमन यहाँ पास आया कहाँ से। वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें हमारे युवन को दिखाया जाता है जो अपनी फायर को देख करके अपने मन में कहता है कि ओह जरा देखो, ये जो वाली फायर है वो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रही है एंड ये जो लोगों का फियर है उसको खा करके अपना साइज़ बढ़ा रही है। पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है मेरे को उतना ज़्यादा कंट्रोल करने में इसको प्रॉब्लम जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे अभी से बंद कर देना चाहिए। जैसे ही युवन इन सारी बातों को सोचता है, उसके सामने हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो वहाँ युवन की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हम कुछ भी करके जो युवन है उसको आज मार ही डालेंगे। हम उनके आसपास जो बर्फ़ है उसको भी दिखाया जाता है। इस सब चीज़ को देख करके जो युवन रहता है वो अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से इन लोग के ऊपर जो बफ लगा है वो इन लोग को कुछ देर तक तो मेरी जो फ्लेम है उससे बचा ही सकता है। युवन ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो जो सामने वाले बंदे रहते हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर युवन कहता है कि नहीं, शायद तक ये बफ भी उनको नहीं बचा सकता। उसके ऐसे कहने के बाद हमें उसके सामने एंजल को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है एंड अपनी सारी पावर्स का यूज़ करने लगती है और अपने मन में कहते हैं कि चलो देखो आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं अपनी जितनी भी पावर है उस सब का यूज़ करके जो मेरी टीममेट्स हैं उनको बफ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद जो मेरी टीम के बंदे हैं वो तो उसके पास भी नहीं जा पा रहे हैं। ये बोल करके एंजल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है एंड देन लास्ट में अपना एक स्किल का यूज़ करती है जिसका नाम रहता है सॉर्ड ऑफ एक्सिक्यूशनर। वो शॉर्ट को जैसे ही यूज़ करती है हमें हमारे युवन के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉर्ट दिखाया जाता है, जिसे देख करके एंजल युवन से कहती है कि युवन अब तुम इस अटैक से नहीं बचने वाले, तुम अब यहीं पास मारे जाओगे। ये बोल करके वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके उस शॉर्ट को हमारे युवन की तरफ भेज देती है। बट उसी बीच जो हमारा युवन रहता है वो अपनी मिड नाइट डिशल को निकालता है एंड अपनी एक ही अटैक से उस शॉर्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही एंजल इस चीज़ को देखती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड अपने मन में कहती है कि नहीं, ये जो चीज़ है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके ऐसे कहने के बाद वहाँ पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो जो उसके शॉर्ट के टुकड़े रहते हैं वो आसपास बिखरने लगते हैं। इसे देख करके जो उसकी टीम के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो बंदे ऐसे सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें फिर से एंजल को दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा सदमे में चल जाती है एंड उसे इस समय बस सुन की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पर सुन सब बंदों से बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर युवन को नहीं हरा सकते, तो इसीलिए हम सबको यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि जो मेरी टीममेट की लाइफ है वो मेरे प्राइड से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। इस बात को याद करके एंजल बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं एंड अपने सारे टीममेट से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हम कुछ भी कर ले हम युवन के यहाँ पास नहीं हरा पाएंगे। वो ऐसा बोल करके थोड़ा पीछे हट जाती है, जिसे देख करके युवन शुरुआत में कुछ नहीं कहता एंड देन एंजल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब भगने का प्लान कर रही हो, तो भगने से पहले अपने जितने भी सारे फ्लैग हैं उन सबको मेरे को दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पर से जा सकती हो। इस बात को सुनने के बाद जो एंजल के टीममेट रहते हैं एंड एंजल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक रहती हैं एंड युवन से पूछते हैं कि हाँ, क्या तुम सही में जो हमारी टेलीपैथी है उसको भी सुन सकते हो। इस बात को सुनने के बाद युवन थोड़ा चबी फेस बना करके एंजल से कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी टेलीपैथी को सुन नहीं सकता और मुझे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे चेहरे हैं उनमें साफ लिखा है कि तुम अब यहाँ पर से भागने वाली हो। इस बात को सुनने के बाद एंजल थोड़ी देर ये शांत हो जाती हैं एंड युवन से पूछते हैं कि युवन, क्या हो अगर हम यहाँ पर तुम्हें जो अपना फ्लैग है उसे ना दे और यहाँ पर से जाने का ट्राई करे, तो तुम आखिर में यहाँ पर करोगे क्या। इस बात के जवाब में युवन उसे कह देता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है, मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने ही नहीं दूंगा, तो तुम अपना जो समय है उसको वेस्ट मत करो क्योंकि तुमने जो मेरी ताकत है उसे यहाँ पर देख ही लिया है, तो तुम बारी बारी आओ और अपना जो फ्लैग है उसे मुझे दे दो। युवन कैसे बोलने के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवन के पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिनमें बेसिकली बताया जाता है कि जो युवन है उसने यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग ऑब्टेन किए हैं। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर हमें एंजल का हाथ दिखाया जाता है जो युवन को अपना फ्लैग दे देती है एंड कहते हैं कि युवन, क्या तुम सही में हम में से यहाँ पर किसी को भी नहीं मानना चाहते? भले ही तुमने हमारे जितने भी फ्लैग हैं उनको यहाँ पर ले लिया है, पर यहाँ पर तुम अकेले हो और हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं,
तो अगर हम चाहें तो बचे हुए टाइम में तुमसे भी बहुत ज़्यादा फ्लैग इकट्ठा कर सकते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा? जिसके जवाब में यूआन कह देता है कि ओह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे हाथ से यहाँ पास मरना चाहती हो। क्या तुम सही में मेरे हाथों से यहाँ पास मरना चाहती हो? इस बात को यूआन उतना ज़्यादा सीरियस आवाज़ में नहीं कहता, तो इसीलिए जो एंजल रहती है वो भी इसका जवाब नहीं देती। एंड यूआन से कहते हैं कि यूआन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है कि तुमने बहुत सारे गिल्ड के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है एंड कितने सारे स्पॉन्सरशिप को नहीं लिया है, बट मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये श्योर कर सकती हूँ कि जो हमारी गिल्ड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो फिर क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो? इस बात को सुनने के बाद यूआन मन में सोचता है कि जरा देखो, यहाँ पर मुझे एक और गिल्ड का इन्विटेशन आ गया, बट मैं इस गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो सकता। ये सोचने के बाद यूआन एंजल को कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी गिल्ड में नहीं ज्वाइन हो सकता। इस बात को सुनकर के जो एंजल रहती है वो थोड़ा अलग मुंह बना लेती हैं एंड अपने मन में कहने लगते हैं कि जरा देखो, इस बंदे ने मेरा ऑफर रिजेक्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये सोचने के बाद एंजल हमारे युवान से कहते हैं कि एटलीस्ट तुम मुझे अपने क्लियर गेट का तो नंबर दे ही सकते होगे। इस बात के जवाब में युवान कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये भी नहीं दे सकता। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें फिर से एंजल को दिखाया जाता है, जो इसके बाद सुनने के बाद कुछ नहीं कहती एंड थोड़ी देर बाद युवान से बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में कहते हैं कि युवान, आखिर में तुम यहाँ पर सब चीज़ों को अकेले करने का क्यों ट्राई कर रहे हो? तुम्हें पता ही होगा कि ये जो टावर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेस है, तो तुम अकेले इसे कभी भी क्लाइम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास अच्छे कॉमरेड्स हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, फिर भी ये जो टावर है उसे क्लाइम करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। ये सब जानने के बावजूद तुम आखिरकार इतने ज़्यादा मुश्किल रास्ते में अकेले चलने का क्यों ट्राई कर रहे हो? इस बात को सुनने के बाद यूआन उसे तो रिप्लाई नहीं देता, बट अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, ये जो लड़की है वो सही में चाहती है कि मैं इसकी गिल्ड को ज्वाइन कर लूँ, बट मैं इसकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड वो रीज़न ये है कि जो ये गिल्ड्स रहती हैं वो सही में बहुत ज़्यादा लालची रहती है एंड जो इनका प्राइड रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, और ये अपने प्राइड को बचाने के लिए कहीं पास भी जितना भी चाहे उतना डिस्ट्रक्शन कर सकती है। इसी वजह से मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता और अपना जो पावर है उसे खुद से बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ और इन सारी गिल्ड का सेंटर बन सकूँ, जिसे देख करके ये जो सारी गिल्डें हैं वो आपस में फाइट ना करे और आसपास चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ना फैले। इन सब बातों को सोचने के बाद यूआन एंजल के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि एंजल, अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे पास उतना बड़ा रीज़न नहीं है, बस ये मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं ये जो टावर है उसको अकेले ही क्लाइम करूँ, वो भी बिना किसी टीममेट एंड गिल्ड के हेल्प के। ये बोलने के बाद दीवान थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन थोड़ी देर बाद एंजल से बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में कहता है कि एंजल, तुमने ये बोला था कि मैं जो टावर है उसको अकेले क्लाइम नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो चीज़ है वो मेरे लिए पॉसिबल है, मैं इस टावर को अकेले ही क्लाइम करूँगा। यूएन कैसे बोलने के बाद ये जो सीन है वो यहीं बस कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें हेलमन को दिखाया जाता है, जो अभी भी यूएन के द्वारा बनाए गए घेरे के अंदर खड़ा रहता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है कि जरा देखो, जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है वो कितना ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है, मेरे को आखिर में यहाँ पर और कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, जो सर यूआन है वो यहाँ पर कब आएंगे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हेलमन के ऊपर बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट का अटैक हो जाता है, जिसे देख करके हेलमन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन वो अपने मन में कहने लगता है कि हाँ, आखिर में यहाँ पास कौन बंदे आ गए। वो सामने देखता है तो वहाँ पास बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं, जो हेलमन को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि जरा देखो, जिस चूहे को हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो यहाँ पास अकेले खुले में खड़ा हुआ है, क्या ये बंदा सही में पागल हो गया है? इस बात को सुनने के बाद जो उसके बगल वाला बंदा रहता है वो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि देखो, अभी हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जल्द से जल्द इस बंदे को यहाँ पास मार देना चाहिए, वरना अगर यहाँ पास यूआन आ गया तो हम इस बंदे को नहीं मार पाएंगे और उल्टा यहाँ पास खुद मर जाएंगे। वो बंदा जैसे ही इस बात को बोलता है हम उसके पीछे एक और बंदे को दिखाया जाता है, जो उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि नहीं, जो यूआन है वो यहाँ पास नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी यून और जो एंजल है उसके साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस बंदे के साथ खेलने के लिए। ये बोल करके वो सामने बढ़ने लगते हैं, बट उसी वक्त हमें हेलमन का आवाज़ सुनाई देता है, जो अपने मन में बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, ये जो बंदे हैं वो देखने से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, क्या सही में ये मेरे को यहाँ पास मारने आ रहे हैं? ये सोच करके वो जो अपने कदम है उसको पीछे ले लेता है, बट उस समय उसको सर्कल का एंड दिख जाता है, जिसे देख करके वो हमारे यूएन की बात याद करने लगता है, जहाँ बस यूएन उससे बोल रहा होता है कि हेलमन, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो इस सर्कल से बाहर मत निकलना, जैसे ही तुम इस सर्कल से बाहर निकलोगे तुम यहाँ पास मारे जाओगे। इस बात को याद करने के बाद हेलमन जो अपने कदम है उनको रोक लेता है एंड अपने होठ को बहुत ज़्यादा काटने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि जो सर यूएन है उन्होंने मुझसे इस सर्कल से बाहर निकलने से मना किया था, तो इसीलिए मैं सर यूएन की बातों पे भरोसा करूँगा। ये बोल करके जो अपनी मुट्ठी रहता है उसको बहुत ज़ोर से बंद कर देता है एंड देन वो कहने लगता है कि और आखिर में मैं यहाँ पास कब तक भागूंगा, मेरे को कभी न कभी तो यहाँ पास फाइट करना ही पड़ेगा। ये बोल करके वो जो अपना इन्वेंट्री रहता है उससे एक शॉट बाहर निकाल लेता है एंड उन बंदों को गाली देते हुए कहता है कि ओए बास्टर्ड्स, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पास मारना चाहते हो तो सामने बढ़ो, मैं भी तुम लोग से यहाँ पास नहीं डरता, तुम लोग अगर मुझे मारने का ट्राई करोगे उससे पहले मैं तुम सबको यहाँ पास मार दूंगा
उसकी इस बात को सुन करके वो जो बंदे रहते हैं वो अपना कदम को वहीं पर रोक लेते हैं। एंड हेलिमन को देख करके आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जो देखो ये जो बंदा है वो मौत के डर से इतना ज़्यादा डर चुका है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का ट्राई कर रहा है, साथ तक ये पूरी तरीके से पागल हो गया है। ये सुन करके जो उसका बगल वाला बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ तुम शायद तक सही बोल रहे हो, ये बंदा पूरी तरीके से यहाँ पर पागल हो गया है, तो हमें यहाँ पर इसे आप तुरंत ही मार देना चाहिए। वो ऐसा बोल करके जो हेलिमन रहता है उसकी तरफ तुरंत अटैक कर देता है, जिसे देख करके हेलमन अपने आप को बचाने के लिए अपना जो शॉट रहता है उसको आगे कर लेता है एंड उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है, बट उसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा पीछे हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो हेलमन का पैर है वो सर्कल से बस थोड़ा सा ही बचा रहता है बाहर निकलने के लिए। इसे देखने के बाद हेलमन अपने मन में कहता है कि डैम इट, जो देखो इसके बस एक ही अटैक से मैं सर्कल के एकदम कॉर्नर में आ गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सर्कल से बाहर निकल जाऊंगा। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो सामने वाला बंदा रहता है वो अपना किक का यूज़ करके जो हेलमन रहता है उसकी तरफ सीधा एक अटैक कर देता है, जो डायरेक्ट जा करके हेलमन को हिट करता है, जिसे खाने के बाद हेलमन वहीं पर गिर जाता है। इसे देखने के बाद वो बंदा हेलमन के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड उसे कहता है कि हा 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 हा, जरा अपने आप को देखो, तुम यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बट तुम मेरे 2 ही अटैक में ज़मीन पर गिर चुके हो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये बोलने के बाद वो हेलमन की तरफ बढ़ जाता है एंड उसका जो कॉलर रहता है उसको पकड़ कर उसे हवा में उठा देता है एंड कहता है कि एनीवे अब चाहे कुछ भी हो फेयरवेल, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो बंदा हेवन के ऊपर अटैक कर देता है, बट उसी समय हमें उसके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पास बहुत सारी औरा गैदर होने लगती हैं एंड उस बंदे को पकड़ती है एंड बहुत ज़्यादा दूर फेंक देती है। जैसे ही वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है हमें उसी के बाद उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है, जो इस चीज़ को ऐसा होता है देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड फिर जैसे ही वो हेलमन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि जो है देखो वहाँ पास तो एक भूत है। उनके ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें हमारे हेलमन को दिखाया जाता है जो अपने सामने किस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड देन फिर हमें उसके सामने एक स्पिरिट टाइप से चीज़ को दिखाया जाता है, जो और कुछ नहीं बस हमारे ईवान की एक स्किल रहती है जिसका नाम है हेवनली डिमन स्पिरिट। इसी के साथ ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा हमारे ईवान को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एंजल की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर एंजल उससे जाते जाते कह रहे होते कि यून सही में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, मैं तुमसे वापस मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे। इस बात को याद करने के बाद यून अपने मन में कहता है कि सही में ये जो एंजल है वो कभी भी गिव अप नहीं कर सकती, ये अभी भी ये चाह रही है कि मैं इसका जो गिल्ड है उसको ज्वाइन कर लूँ, बट मैं इसकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद यून थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन कहता है कि वेल मेरे ख्याल से मैंने आज अपना बहुत सारा समय यहाँ पास वेस्ट कर लिया, बट ये तब तक सही है जब तक जो है हेलमन अपना प्रॉमिस को पूरा करे और वो जो सर्कल है उसको ना छोड़े। तो इस हिसाब से अब यहाँ पास मेरे पास बस एक ही काम बचा है। ये बोल करके यून अपना सिमरी से एक्टिवेट कर लेता है एंड पीछे देखने लगता है और कहता है कि तो अब तुम यहाँ पर से बाहर निकल सकते हो। उसके ऐसा बोलने के साथ हमें झाड़ियों के बीच एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है। वो हमारे यून की बातों को सुनने के बाद उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वाह तुमने यहाँ पर मेरी जो प्रेजेंस है उसको कैसे नोटिस कर लिया, और आखिर में तुम्हें कब से पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। इस बात के जवाब में यून उससे कह देता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से पता है कि तुम यहाँ पर मुझे देख रहे हो। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा रिप्लाई देते हुए कहता है कि वेल मैं जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुम बिल्कुल भी वैसे हो। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है एंड उसका जो फेस है वो पूरी तरीके से कवर होता है एंड हम उसकी गोल्डन ऑरा को देखने के बाद ये बता सकते हैं कि ये जो बंदा है वो टिम्बी का किंग है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें उस बंदे की मन की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं सही में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि यूआन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लेम का यूज़ किया था जिससे ये जो पूरा सराउंडिंग का एरिया है वो घिर गया था, बट इसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं पर भी जलने का निशान मेरे को नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि मेरे को यहाँ पर धुआं भी नहीं दिख रहा है। एंड ये जो चीज़ें वो मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही है क्योंकि आज तक मैंने कभी भी एक ऐसे स्किल के बारे में नहीं सुना है जो चाहे तो अपने अपोनेंट्स को जला भी सकती है एंड ना चाहे तो उनको ना भी जला सकती है। ये जो स्किल है वो सही में बहुत ज़्यादा अजीब है। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे हमारी यून का आवाज़ सुनाई देता है। यून उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर में जो ट्रायल का एग्जामिनर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड यून से उल्टा क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुम जो मेरा चेहरा उसे देख सकते हो। इसके जवाब में यून उससे कह देता है कि हाँ मैं जो तुम्हारा चेहरा है उसे बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। इसे सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड देन कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो हमारे यून को देखने लगता है और उसे देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो यहाँ पर ये बंदा एक और स्किल का यूज़ कर रहा है। ये बोल करके वो हमारे यून की आंखों को देखने लगता है और कहता है कि इसकी जो स्किल है वो सही में एक रैंकर के इल्यूजन को भी ब्रेक कर सकती है, ये सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आखिर में इस बंदे के पास इस जैसी स्किल कहाँ पर से आ रही है। ये बोलने के बाद वो अपना जो मास्क रहता है उसको डिसअपेयर कर देता है। जैसे ही वो अपना मास्क डिसअपेयर करता है हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं हाइप्नोस रहता है, जिसे देख करके यून कुछ नहीं कहता एंड देन जो हाइप्नोस रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि यून अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो प्लान किया था उसको तुमने पूरी तरीके से तोड़ दिया एंड जो मेरा प्लान था उसके अपोजिट काम किया।
मैंने सोचा था कि तुम जो सेकंड टीम का किंग है उसके पीछे आओगे, पर तुमने उसके अपोजिट जा करके जो सेकंड टीम के सारे बंदे थे उनको ख़त्म करने का काम किया। ये सही में बहुत ज़्यादा औसम था। हाइपनोस इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हमारी यूऑन को दिखाया जाता है, जो हाइपनोस को देखने के बाद लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, एक फॉर्मल ट्रायल के अंदर एक रैंकर घुस गया है, ये चीज़ सही में बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस चीज़ के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पता चल गया तो यहाँ पास कितनी बड़ी तबाही मचेगी। मेरे ख्याल से जो ओलंपस है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी। वैसा सोच करके जो हाइपनोस रहता है उसको जवाब देते हुए कहता है कि सही में जो तुम्हारा प्लान था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बट तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। इस बात को बोल करके वो जो अपना डिवाइन फ्लेम रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वो डिवाइन फ्लेम एक्टिवेट करता है उसे देखने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि जरा देखो, जो यूआन के पास माना है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अगर इस माना को मैं अपने आप से कंपेयर करूँ तो इसकी माना मेरी माना को भी टक्कर दे सकती है, बट आखिर में एक 11 फ्लोर के बंदे के पास इतनी सारी माना कैसे आ सकती है। ये बोलने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो कुछ समय पहले का सीन याद करने लगता है, जहाँ पर उसको हेरा के द्वारा मैसेज आया था, जहाँ पर हेरा उससे मैसेज करके बोल रही थी कि तुम कुछ भी करके जो यूआन है उसको मार देना, और ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन से मेथड का यूज़ करते हो। इन सब बातों को याद करने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो जब मुझे हेरा ने मैसेज किया था कि मुझे यूआन को कुछ भी हालत में मारना है, तब मैं इस बात को नहीं समझ पाया था कि आखिर में इतनी बड़ी हाई रैंकर इस जैसे नॉर्मल प्लेयर को इतनी बुरी तरीके से मरवाना क्यों चाहती है। फाइनली अब ये जो चीज़ है वो मेरे को यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि आखिर में जो ओलंपस के मेन मेंबर्स हैं वो यूआन को यहाँ पर क्यों मरवाना चाहते हैं, क्योंकि जो यूआन है उसके पास लिटरली बहुत ज़्यादा पावर है। अगर उसको हमने ऐसे ही बढ़ने दिया तो ये शायद तक आगे जा करके जो ओलंपस है उसके लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर बन जाएगा। इन सारी बातों को सोचने के बाद हाइपनोस अपना एक स्किल को ऑन कर लेता है जिसका नाम रहता है स्किल डार्क नाइट। वो जैसे ही इस स्किल को ऑन करता है जो आसपास के सराउंडिंग एरिया रहता है वो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। इन सब चीज़ों को ऐसा चेंज होते हुए देख करके जो हमारा यूआन रहता है वो हमें डार्क नाइट स्किल के बारे में बताता है। ये एक ऐसा स्किल है जिससे जो आसपास का सराउंडिंग का एरिया रहता है वो पूरी तरीके से हेल्यूसिनेशन में चेंज हो जाता है एंड ये जो स्किल है वो अपने अपोनेंट को फोर्सफुली ड्रीम में जाने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे जो अपोनेंट है वो ड्रीम में चला जाता है। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो हाइपनोस रहता है वो यूआन से कहता है कि यूआन, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, पर अब तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, तुम्हें यहाँ पर से रजिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें हमारे यूआन को दिखाया जाता है जिसको जो आँखें रहती हैं वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती है, जिसे देखने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो उसे बीच में कहने लगता है कि यूआन जल्दी से एक बहुत अच्छे सपने में चल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। उसके ऐसे बोलते ही जो हमारा यूआन रहता है वो पूरी तरीके से अपनी आँखों को बंद कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो हमारे यूआन की तरफ सामने चलने लगता है और इसे बातें करते हुए कहता है कि यूआन सही में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, बट आखिर में तुमने ओलंपस के साथ फाइट लेकर के बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर तुम ओलंपस के साथ फाइट नहीं करते तो तुम्हारा जो अंत है वो ऐसा नहीं होता, तुम शायद तक एक हाई रैंकर भी बन जाते, पर तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया। ये बोल करके जो हाइपनोस रहता है वो यूआन के गले पे एक स्वॉर्ड रख देता है एंड देन फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि यूआन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ पास मेरे हाथों से मरने वाले हो, मुझ जैसा एक रैंकर तुम्हें यहाँ पास मारने वाला है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हॉनर की बात है। ये बोल करके वो जो अपना स्वॉर्ड रहता है उसको चलाने वाला रहता है, पर उसी बीच जो यूआन रहता है उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है कि तुम यहाँ पास मेरे इतने ज़्यादा पास आ गए। ये बोलने के बाद यूआन अपना मिडनाइट शील्ड को बाहर निकाल करके जो हाइपनोस का चेस्ट रहता है उस पर एक स्लाइस कर लेता है। जैसे वो स्लाइस हाइपनोस पे लगता है जो हाइपनोस रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन उसका जो चेस्ट रहता है उसके भी बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है, जिसे देखने के बाद हाइपनोस तुरंत यूआन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और उसे गाली देते हुए कहता है कि यूआन तुम सही में बहुत ज़्यादा बेकार पर्सन हो, क्या तुम यहाँ पर बस एक्टिंग कर रहे थे। जिसके जवाब में यूआन उसे कहता है कि हाइपनोस ये तुम्हारी बहुत बड़ी हॉनर की बात है कि मुझ जैसा पर्सन तुम्हारे सामने यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें खुश होना चाहिए, और हाँ मैं यहाँ पर बस एक्टिंग कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा ही सदमे में चला जाता है एंड देन थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में यूआन से कहता है कि यूआन अब तुम चाहे कुछ भी कर लो पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इसे सुनने के बाद यूआन बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में हाइपनोस से कहता है कि हाइपनोस क्या तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे। उसके ऐसे बोलते ही हमें उसकी मिडनाइट शील्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। इस चीज़ को देखा गया जो हाइपनोस रहता है वो फिर हैरान हो जाता है एंड देन उसी बीच में हमारे यूआन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसके पहले नोटिफिकेशन में यूआन को बताया जाता है कि जो आपकी मिडनाइट शील्ड है उसका जो इफेक्ट है वो ऑन हो चुका है, जिस वजह से जो आपकी माना रिकवरी स्पीड है वो 100% से बढ़ चुकी है एंड जो आपकी स्टेमिना रिकवरी स्पीड है वो 200% से बढ़ चुकी है एंड इसके अलावा जो आपकी माना एम्प्लीफिकेशन रेट है वो भी 100% से बढ़ चुकी है। एंड जैसे ही ये सारे नोटिफिकेशन डिसअपेयर होते हैं हमें हमारे यूआन को वापस दिखा देता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसके हाथ में जो मिडनाइट शील्ड है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है एंड इसकी जो आइस है उसमें सिंड्री साई एक्टिवेट रहती है एंड देन उसके बाद हमें हमारे यूआन का आवाज़ सुनाई देता है
जो अपने मन में हाइप्नोस के बारे में बात करते हुए कहता है कि जो हाइप्नोस है वो एक क्लोज रेंज का मेंज है एंड हाइप्नोस डार्क एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो अपनी इल्यूजन है उसको बनाता है। तो फिर मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ बस थोड़ा सा तो बच के रहने की ज़रूरत है। भले ही मैंने यहाँ पर इसको इंजर्ट कर दिया है पर फिर भी ये एक रैंकर है, वो भी ओलंपस है। ये बोलने के बाद जो ये ऑन रहता है वो अपना जगेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है, जिसे देखने के बाद हाइप्नोस भी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है फाइट करने के लिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो ये ऑन और हाइप्नोस है वो आमने सामने खड़े रहते हैं फाइट करने के लिए। फिर हाइप्नोस अपने कदम को आगे बढ़ा देता है, जिसे देख करके यूआन भी अपने कदम को आगे बढ़ा देता है। वो दोनों सामने आकर के जो अपना फाइट है उसको स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसे उन लोग का फाइट स्टार्ट होता है जो आसपास की ज़मीन रहती है वो पूरी तरीके से टूटने लगती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग आपस में बार बार टकरा रहे होते हैं, जिससे आसपास बहुत ज़्यादा शॉक वेव भी निकल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हाइप्नोस है वो हमारे यूएन की तरफ एक शॉट से स्लाइस करता है, जिसे हमारा यूएन डॉज करता है। एंड देन जो अपना मिडनाइट स्टील रहता है उससे हाइप्नोस के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। एंड जैसे ही वो स्ट्राइक हाइप्नोस को लगता है जो हाइप्नोस रहता है वो वहाँ पर से गायब हो जाता है, जिसे देख करके जो यूएन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि जरा देखो ये जो बंदा है वो अपनी पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये बस उसका एक क्लोन था। वो जैसे ऐसा बोल रहा होता है वो फिर डायरेक्ट पीछे देखता है तो उसके पीछे जो हाइप्नोस रहता है वो हमारे यूएन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बट उसी समय यूएन अपना डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जे देख करके जो हाइप्नोस है वो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है एंड कहने लगता है कि सही में ये जो फायर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसा बोल करके उस डिवाइन फ्लेम से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। बट यहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो डिवाइन फ्लेम है वो हाइप्नोस के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। एंड जैसे ही वो अटैक हाइप्नोस को लगता है, हाइप्नोस अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो फायर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बार बार मेरा पीछा करके मेरे पर हमला कर रहा है एंड ये सही में बहुत ज़्यादा गर्म है। हाइप्नोस इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके मन में एक बात आता है एंड वो कहता है कि नहीं, ये जो फायर है वो गर्म नहीं है, ये कुछ और ही फीलिंग है। ये बोलने के बाद वो उस फायर को बहुत अच्छे से देखने लगता है एंड देन फिर कहता है कि नहीं, ये सही में हॉट नहीं है, ये बस मेरी इमोशन को खा करके अपनी जो साइज है उसको बढ़ा रहा है और मेरे ऊपर और भी ज़्यादा अटैक कर रहा है। ये बोलने के बाद वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लगता है और कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने इस स्किल की एक कमजोरी ढूंढ ली है। ये बोल करके वो अपना एक अटैक कर लेता है, जिससे जो डिवाइन फ्लेम रहता है वो उसके एक ही अटैक से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसे देखने के बाद यूएन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि जरा देखो इस बंदे ने अपनी एक ही अटैक से जो मेरा डिवाइन फ्लेम है उसे पूरी तरीके से बुझा दिया। बट ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जो मेरा डिवाइन फ्लेम है उसका कंप्लीटेशन रेट अभी बहुत ज़्यादा कम है। ये बोलने के बाद यूएन हाइप्नोस की तरफ बढ़ने लगता है एंड अपना जो मीन ऋषि रहता है उससे हाइप्नोस की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देख करके हाइप्नोस भी अपना जो स्वॉर्ड है उसके यूएन की तरफ अटैक कर देता है। जैसे उन लोग का स्वॉर्ड आपस में टकराता है वो लोग दोनों जने थोड़ा दूर हो जाते हैं, बट उसी समय उन लोग के बीच और भी बहुत सारे स्वॉर्ड का क्लैश होने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगते हैं। जो हाइप्नोस है वो इन सब चीज़ को देख करके लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक होने लगता है एंड कहता है कि जरा देखो यूएन मेरे को यहाँ पर बराबरी का टक्कर दे पा रहा है, बट आखिर में ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर एक रैंकर हूँ और ये जो बंदा है वो बस एक 11 फ्लोर का बंदा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये मेरे जैसे एक रैंकर को बराबरी का टक्कर दे पाए। ये बोलने के बाद हाइप्नोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो हमारे यूएन को देखने लगता है। फिर इसी बीच वो अपने एक स्किल का यूज़ कर लेता है जिसका नाम मून ड्रीम रहता है। वो जैसे ही मून ड्रीम का यूज़ करता है हमारे यूएन के ऊपर एक नया मून बनने लगता है, जिसे देख करके जो हाइप्नोस है वो हमारे यूएन से कह देता है कि यूएन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, यहाँ पर तुम्हें मरने से और कोई नहीं बचा सकता। वो जैसे ही ऐसा बोलता है उसके ऊपर का जो मून रहता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है एंड हमारे यूएन के ऊपर म्यूट्योर बनकर गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद यूएन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड हाइप्नोस से कहता है कि हाइप्नोस क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लग रहा है कि अगर तुम अपनी स्किल्स का यूज़ करोगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको इन सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो हाइप्नोस रहता है वो हमारे यूएन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं डरता, क्योंकि जो ओलंपस है वो मेरे साथ है और यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम जैसे बेकार इंसान को मारना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। इन सब बातों को सुनने के बाद यूएन हाइप्नोस को तो कुछ रिप्लाई नहीं देता बल्कि बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हाइप्नोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना हंस लो, बट अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो जैसे ही ऐसा बोलता है जो हमारा यूएन रहता है वो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है, बट उसी बीच जो उसके ऊपर का जितना भी मीटियोराइट रहता है वो सब हमारे यूएन के ऊपर गिर जाता है एंड जैसे वो मीटियोराइट हमारे यूएन के ऊपर गिरता है जो आसपास का एरिया रहता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके हाइप्नोस बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि यूएन तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम यहाँ पास मेरे अटैक को झेल लोगे, पर सही में तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अंत में जाकर तुम्हारी ये मौत का कारण बना। ये बोलने के बाद हाइप्नोस और भी ज़्यादा हंसने लगता है, बट उसी बीच हमें उसके पीछे हमारी यूएन को दिखाया जाता है जो अपना मिडनाइट शील्ड को उसके सीने के आर पार कर देता है। जिस सब चीज़ को देख करके हाइप्नोस लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन वो अपने और यूएन के बीच डिस्टेंस बढ़ाने के लिए अपना एक अटैक यूज़ करता है, जिसे देखते हुए यूएन थोड़ा उससे दूर हो जाता है। जैसे ही यूएन उससे दूर होता है हाइप्नोस उसे देख करके बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, तुमने फिर से अपना जो ट्रिक है उसका यूज़ किया,
ये बोलने के बाद हाइपनोस अपने आप को संभालता है एंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर में इस बंदे ने मेरी मून ड्रीम स्किल को कैसे तोड़ा, क्योंकि मेरी जो मून ड्रीम स्किल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल है। तो आखिर में ये बंदा मेरी मून ड्रीम स्किल को कैसे तोड़ पाया। वह सब बोल करके हमारी यून की आंखों को देखने लगता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से इसकी जो ये आँखें हैं उन्हीं ने मेरी जो मून ड्रीम स्किल है उसको रजिस्ट किया है। ये सोचने के बाद वो हमारी यून से पूछता है कि आखिर में ये तुम्हारे पास कौन सी आँखें हैं, जिसको सुनकर के यून उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में मैं तुम्हें अपनी आँखों के बारे में क्यों बताऊं कि मेरे पास कौन सी आँखें हैं। इस बात को सुनने के बाद हाइपनोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उससे कहता है कि यून आखिर में तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो फाइट है वो यहाँ पास ओवर हो गई है, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि ये जो फाइट है वो यहीं पास ओवर नहीं हुई है। अगर तुमने जो मेरा स्किल है उसको ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी स्किल का यूज़ करके मारूंगा। वह सब बोल करके हमारी यून की तरफ देखने लगता है। फिर यून उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाइपनोस तुम यहाँ पास गलत हो, क्योंकि ये जो फाइट है वो यहाँ पास अब ओवर हो चुकी है। वह जैसे ही इस बात को बोलता है जो हाइपनोस है वो बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है और यून से कहता है कि नहीं, ये जो फाइट है वो यहाँ पास ओवर नहीं हुई है। ये बोलने के बाद वो अपना शॉट को ऊपर कर लेता है एंड यूआर के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, बट उसी बीच उसके पीछे अचानक से एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। वो आते ही साथ जो उसका शॉट है उसको तोड़ देता है। जैसे ही उसका शॉट टूटता है जो हाइपनोस है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड जैसे वो ऊपर देखता है तो एडमिनिस्ट्रेटर को देख करके उसका गंदा वाला फट जाता है। वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर के सामने घुटने टेक देता है, जिसे देख करके एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि अब तुम अपनी जो बातें हैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन करो, अगर तुम यहाँ पास मरना नहीं चाहते हो तो। इस बात को सुनने के बाद हाइपनोस बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है एंड फिर वो अपना सिर को नीचे कर लेता है एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि सर मेरे को प्लीज़ यहाँ पास माफ़ कर दीजिए। जो ये सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है एंड उसे क्वेश्चन पूछने लगता है और कहता है कि आखिर में तुम्हें इस सब चीज़ को करने का ऑर्डर किसने दिया था, क्या वो एरेस है या हेरा है या फिर वो जियोस है। जिसके जवाब में हाइपनोस एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि सर उसमें किसी का हाथ नहीं है, ये सब जितना भी कुछ है वो सब मेरा ही प्लान था। इस बात को जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड देन हाइपनोस से कहता है कि हाइपनोस तो अंत में तुम सारे कुछ का ब्लेम को अपने ऊपर लेना चाहते हो, तुम ओलंपस को यहाँ पर शामिल नहीं करना चाहते, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो हाइपनोस है वो हाँ बोल देता है। उसके हाँ बोलते ही जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना जो पावर है उसको रिलीज़ करने लगता है और हाइपनोस से कहता है कि तो इस हिसाब से यहाँ पर तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, तो इसलिए मैं तुम्हारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको ले लूँगा और तुम्हारी जो पावर है उसको यहाँ पर सील कर दूँगा। इन सब बातों को सुन करके हाइपनोस एडमिनिस्ट्रेटर से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग लगता है। जिसे सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपनी वॉइस को यहाँ पर नीचे करो और मैं जितना बोल रहा हूँ तुम बस उतना काम करो। वो जैसे ही इस बात को बोलता है उसके ऐसा बोलने से ही जो आसपास के एरिया है वहाँ पर पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर जनरेट होने लगता है, जिस कारण से हाइपनोस बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है एंड देन हाइपनोस उसी समय अपना जो सिर है उसको ज़मीन में टिका देता है एंड एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि सर प्लीज़ मेरी जो बात है उसको सुनिए और मेरे को यहाँ पर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पावर का यूज़ करके जो हाइपनोस है उसको ज़मीन में गाड़ने लगता है, जिसे देख करके हाइपनोस बहुत ज़ोर से चिल्लाता है एंड यूआन की तरफ देखने लगता है। फिर जो यूआन है वो हाइपनोस को बाय बोलता है एंड इसी के साथ जो हाइपनोस है वहाँ पर से गायब हो जाता है एंड देन उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे यूआन को देख कर कहता है कि ओह यूआन तुम यहाँ पर मेरे को फिर से मिल गए, सही में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुम यहाँ पर सब एक नॉर्मल प्लेयर रहकर भी जो रैंकर है उसको भी हराने में सक्षम हो, ये तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर को जवाब देते हुए कहता है कि वेल मुझे यहाँ बस तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही गलती है कि मुझे बार बार इस जैसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम सारी चीज़ों को अच्छे से संभालो तो शायद तक मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे इस बात को बोलता है जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है एंड यूआन से पूछता है कि आखिर में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आपका काम है सब लोग को अच्छे से देखना और जो सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे से संभालना एंड लोगों को रूल ब्रेक करने से रोकना। बट यहाँ पर मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया कि कोई रैंकर आकर के मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्ट फाइट कर रहा है, बट आप फाइट के लास्ट में ही हर बार पहुँचते हो, क्या ये आपकी गलती नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड यूआन से कहता है कि यूआन आखिर में तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, क्या तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पर जितनी भी गलती है वो सब मेरी है और मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए। इसे सुनने के बाद यूआन से कह देता है कि हाँ आपको यहाँ पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ले लेना चाहिए एंड अपनी जो गलतियाँ हैं उसको भी सुधारना चाहिए। वो जैसे इस बात को बोलता है जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि सही में तुम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बंदे हो, तुमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की ही गलती निकाल दी सब चीज़ों में। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ पर तुम यहाँ पर गलत भी नहीं हो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हो और मेरे को ही सब बातों पर ध्यान देना चाहिए एंड तो ठीक है मैं यहाँ पर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद यूआन उससे कह देता है कि ठीक है तो आप अपनी जो बात है उससे कभी पीछे मत हटना। वो जैसे इस बात को बोलता है जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बना करके हमारे यूआन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम मुझे उन बंदों की तरह मत देखो जो अपनी बातों को पूरा नहीं करते, मैं कैसा बंदा हूँ जो अपनी सारी बातों को पूरा करता हूँ। जिसके रिप्लाई में यूआन हाँ बोल देता है। फिर उसी समय एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि यूआन
अब शायद तक हमें अपनी जो बातें हैं उनको यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा हम लोग की बातों को सुन रहा है। इस बात को सुनने के बाद योन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें उसके पीछे में एक बंदे को दिखाया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर और जो योन है उसकी बातों को सुन रहा होता है। एंड उसके बाद फिर से हमें युआन को दिखाया जाता है, जिसके सामने से जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गायब हो जाता है। फिर युआन जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पर हमें नैम गुनहुन को दिखाया जाता है, जो हमारे युआन की बातों को सुन रहा होता है। फिर जो नैम गुनहुन है वो हमारे युआन के पास जाता है और कहता है कि सो क्या ये सब सही में ओलंपस का एक प्लान था तुम्हें मारने के लिए, जिसके जवाब में हमारा युआन हाँ कह देता है। एंड इस बात को सुन करके जो उनके टीममेट रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं एंड आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जरा देखो यहाँ पर सर युआन एक नॉर्मल प्लेयर है, फिर भी से उन्होंने एक रैंकर को हरा दिया। सही में ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो बंदा जैसे ही इस बात को बोलता है हमें उसी समय हुन को दिखाया जाता है, जो इसकी इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सोच में चला जाता है एंड फिर अपने मन में कहता है कि सही में युआन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने अकेले ही एक रैंकर को हरा दिया। पर ये जो चीज़ है वो पहली बार नहीं हो रही है कि किसी नॉर्मल प्लेयर ने एक रैंकर को हराया है। जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था उसका नाम द ग्रेट सेज सन वुकोंग है। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल प्लेयर होने के बावजूद एक रैंकर को हराया था। बट अगर उनका कंपैरिजन हम यहाँ पर युआन के साथ करें तो युआन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जो सन वुकोंग है उन्होंने तो एक नॉर्मल रैंकर को हराया था, बट जो युआन है उन्होंने एक ओलंपस के रैंकर को हराया है। ये जो बात है वो सही में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो ऐसे सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है, जो उससे कहता है कि आखिर में तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद जो हुन है वो उसका रिप्लाई नहीं देता एंड देन युआन से क्वेश्चन पूछने लगता है और कहता है कि युआन आखिर में तुमने ओलंपस के साथ किया क्या है, जिस वजह से जो ओलंपस है वो तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता है। एंड अब आखिर में तुम ओलंपस को कैसे फेस करोगे, क्या तुम उन लोग से फाइट करोगे या उन लोग से माफ़ी मांग लोगे। इस बात को सुनने के बाद युआन थोड़ी देर तक शांत रहता है एंड देन उसके रिप्लाई देते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में कहता है कि मैं तब तक उन लोग से फाइट करूंगा जब तक मैं ओलंपस के किंग ज्यूस को उसकी गद्दी से गिरा न दूँ। युआन के ऐसे बोलते ही जो हुन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोल पाता, फिर वो अपने आप को संभालने लगता है और युआन से एक और क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि क्या ओलंपस ने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, जिस वजह से यहाँ पर तुम उस चीज़ का बदला ले रहे हो। इसे सुनने के बाद युआन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने एक ब्लैक स्मिथ की मदद की थी जो मेरे लिए वहाँ पर एक हथियार बना रहा था, तो इसी वजह से जो ओलंपस है वो मुझे यहाँ पर मारने का ट्राई कर रही है। युआन जैसे इस बात को बोलता है जो हुन रहता है वो दोबारा से शौक हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि एक ऐसा ब्लैक स्मिथ जो ओलंपस से रिलेटेड है हो ना हो ये इफेस्टोस ही होगा। ये सोचने के बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रूमर के बारे में सुना था कि जो टावर है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हुई है, जिस वजह से जो मेरी नैमगुन फैमिली है वो बहुत बड़े एक केस में फंस चुकी है। तो सोचने की बात तो ये है उस केस का सबसे बड़ा मुख्य पात्र मेरे सामने खड़ा है। ये सही में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। ये बोल करके जो हुन रहता है वो यहाँ पर से जाने लगता है और जाते जाते युआन से कह देता है कि युआन प्लीज़ यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि जो ओलंपस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हें कुछ भी मदद की ज़रूरत है तो तुम यहाँ पर नैमगुन फैमिली के पास आ सकते हो। वो ऐसा बोल करके सामने चलने लगता है, बट उसी बीच उसके सामने उसका एक टीममेट आ जाता है जो उससे पूछता है कि सर आखिर में हम कहाँ जाने वाले हैं, जिसके जवाब में जो हुन है वो कह देता है कि हम वापस से अपनी जो नैमगुन फैमिली है उसके अंदर जाने वाले हैं। सो हे गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। एंड मेरे को पता है ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा छोटा है, बट इस वीडियो के छोटे होने का रीज़न ये है कि जो मेरा चैनल है वो अचानक से डिमोनेटाइज हो गया है एंड मैंने फेस रिवील भी इसलिए किया था कि ताकि मेरा जो चैनल है वो डिमोनेटाइज ना हो, बट मेरे फेस रिवील करने से पहले जो मेरा चैनल है वो डिमोनेटाइज हो रखा है, तो इसी वजह के कारण जो मेरा दिमाग है वो पूरी तरीके से ख़राब हो रखा है एंड मैंने आज के लिए एक स्पेशल वीडियो को शूट कर लिया था, बट जो वीडियो है उसको मैं एडिट ही नहीं कर पाया। बट आप लोग चिंता मत करो, मैं यूट्यूब को ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगा एंड मेरे जो एपिसोड्स हैं वो हर एक दिन के बाद में आते ही रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, कोई भी मेरे इस हेडबैंड के बारे में कमेंट मत करना क्योंकि इसको मैंने बनाया है।